प्यारे बच्चों, मेरा नाम अंशु सिंह है। मैं एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका की आकृति तथा आकार, कोशिका में श्रम विभाजन, कोशिका का संरचनात्मक संगठन, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, विसरण, परासरण तथा कोशिका भित्ति। बच्चों, प्रत्येक सजीव छोटे छोटे एककों से मिलकर बने होते हैं। इन एककों को कोशिका कहते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कार्क की कोशिका को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और देखा कि कार्क की कोशिका, कार्क जो था सूक्ष्मदर्शी में मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखा कि विभिन्न प्रकोष्ठों से मिलकर बना हुआ था कार्क। इन प्रकोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। सेल लैटिन शब्द सेलुला से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। बच्चों, आइए देखें कि हमारा शरीर किस प्रकार इन एककों या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसे जानने के लिए पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्याज की झिल्ली को हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। तो आइए देखें कैसे प्याज की झिल्ली का स्लाइड बनाएंगे। प्याज का जो अवतल वाला भाग होता है वहां से हम उसकी झिल्ली निकालेंगे और उसको पहले पानी में डाल देंगे ताकि वो सूखे ना। फिर उसको स्लाइड पे रखेंगे और उसके ऊपर सेफ्रोनिन डाल के ऊपर से उसको कवर स्लिप से ढक देंगे। फिर हम सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड को देखेंगे। यहाँ सूक्ष्म स्लाइड रखते हैं और यहाँ से देखा जाता है। तो हमें कुछ इस प्रकार प्याज की झिल्ली की संरचना दिखेगी। इसमें देखिए, प्याज की झिल्ली विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है और इसमें हमें सूक्ष्मदर्शी में दिखता है कि यहाँ केंद्रक और ये कोशिका द्रव है। तो बच्चों, सजीवों का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। मतलब वो सजीव जिनके पूरा शरीर ही एक कोशिका होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। और एक असंख्य कोशिकाओं से मिलकर, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर सजीव जो बनते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बच्चों, हम जो प्याज की झिल्ली का स्लाइड बनाए थे, वैसे ही अगर हम और प्याज के विभिन्न मूलाग्र का या उसकी पत्ती का या विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली का स्लाइड बनाएंगे तो हम देखते हैं कि हमें उन स्लाइड में कोशिका के संगठन तो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उनमें कोशिका की आकृति अलग अलग दिखती है। तो कोशिका जो होता है वो विभिन्न आकृति एवं आकार की हो सकती हैं और इनकी आकृति और आकार इनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होता है। जैसे हम यहाँ कुछ कोशिकाओं को देखें, मानव शरीर में कुछ कोशिकाएं जैसे रेड ब्लड सेल्स गोलाकार की होती हैं और एपिथेलियल सेल ये है मसल सेल जो तर्क रूपी होता है, बोन सेल, ओवम सेल गोल होता है और ये तंत्रिका कोशिका जो लंबी होती है। इसके अलावा बच्चों, कुछ कोशिकाएं अपना आकार भी बदल सकती हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार कोशिकाएं अपना आकार भी बदल सकती हैं। जैसे एक कोशिकीय अमीबा भोजन को प्राप्त करने के लिए या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अपने आकार को परिवर्तित कर सकता है। बच्चों, अब हम ये जान गए कि सजीव असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सजीवों में श्रम विभाजन होता है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। बहुकोशिकीय सजीवों में एक कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र और विभिन्न अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे हृदय रुधिर परिसंचरण में रुधिर के पंप का कार्य करता है, आहार नाल में आमाशय भोजन के पाचन का काम करता है। तो इस प्रकार विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। इसी तरह अगर एक कोशिकीय
जीवों की बात करें या प्रत्येक कोशिका की बात करें तो प्रत्येक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। प्रत्येक कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं इनका अपना विशिष्ट कार्य होता है। जैसे अगर हम यही बात करें तो इसमें हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अगर बात करें कि अंतर्प्रद्रव्य जालिका का तो यहाँ पे जो होता है राइबोसोम पे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कोशिकांग अलग अलग कार्य करते हैं और ये जो होता है नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन अलग अलग कोशिकांग करते रहते हैं। अब आइए बच्चों हम देखें प्रत्येक कोशिकांग का अलग अलग अपना विशिष्ट कार्य होता है। तो हम देखें कि कोशिका का संगठन क्या होता है और एक कोशिकांग का विशिष्ट कार्य क्या होता है। बच्चों कोशिका 3 प्रमुख कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है। कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी आवरण कोशिका की कोशिका कला कहलाती है और दूसरा केंद्रक, ये केंद्रक है। उसके बाद केंद्रक और कोशिका कला के बीच का भाग कोशिका द्रव कहलाता है और इस कोशिका में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। अब आइए बच्चों हम एक एक कोशिकांग का अध्ययन करें। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी आवरण होता है जो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। देखिए यहाँ ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य, लचीली तथा जीवित होती है। अब बच्चों ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये कोशिका का बाह्य आवरण होता है, इसको हम कोशिका का रक्षात्मक आवरण कहते हैं और ये कोशिका को निश्चित आकार भी देती है। इसके अलावा इसका एक मुख्य कार्य ये भी होता है कोशिका झिल्ली द्वारा विशिष्ट पदार्थों का आवागमन होता है। इसके कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ विशिष्ट पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं और कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर जा सकते हैं। पदार्थों का कोशिका के अंदर आना, कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर आना और बाहर जाना विसरण और परासरण द्वारा होता है। तो आइए हम देखें विसरण तथा परासरण क्या होता है। बच्चों विसरण किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। जैसे हम इसको इस एग्जाम्पल समझें कि हम एक ग्लास पानी में एक बूंद स्याही की डाल दें तो हम देखते हैं कि स्याही की बूंद एक जगह नहीं पड़ी रह जाती है, वो पूरे ग्लास के पानी में फैल जाती है। तो यहाँ जब हम एक ड्रॉप स्याही की बूंद डालें तो पर्टिकुलर जगह वहाँ पे स्याही के अणुओं की सांद्रता अधिक थी और वो लगातार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करने लगा और पूरे पानी में स्याही फैल गया। इसी को कहते हैं विसरण। अब विसरण का उपयोग पौधों में या सजीवों में क्या है, तो पौधों द्वारा लवणों का अवशोषण विसरण द्वारा होता है। पौधों के जड़ों के बाहर लवण की सांद्रता अधिक है और जड़ के अंदर लवण की सांद्रता कम है। उस स्थिति में ये लवण जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। इसी तरह विसरण द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी आदान प्रदान होता है। जब कोशिका में की सांद्रता कम हो गई और कोशिका के बाहर यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है, इस स्थिति में ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर जो होता है ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो विसरण द्वारा ये ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आने लगेगा। इसी तरह अब अगली कोशिका, इस कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो गई और अगली कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई, तो यहाँ अब जब यहाँ पे कोशिका ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो गई और यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो अब इस कोशिका से इस कोशिका में ऑक्सीजन आने लगेगा। तो इस प्रकार विसरण द्वारा ऑक्सीजन एक कोशिकीय जीवों में या पौधों की कोशिकाओं में जाता है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ये श्वसन द्वारा अपशिष्ट के रूप में निकाला जाता है। जब कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है और बाहर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के कंपेयर में कम है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कोशिका से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर CO2 की सांद्रता अधिक है, बाहर कम है। इसी तरह
जब यहाँ पे CO2 की सांद्रता, जब बाहर निकाल दिया गया, यहाँ पे CO2 की सांद्रता कम हो गई, इसके बगल वाली कोशिका में अभी भी CO2 की सांद्रता अधिक है, तो विसरण द्वारा इस कोशिका में वो CO2 पहुँचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। साथ ही साथ पौधों के रंध्रों द्वारा भी जल वाष्प, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। अब आइए देखिए परासरण क्या होता है और परासरण का क्या उपयोग होता है पौधों या सजीवों में। बच्चों, जल के अणुओं के विसरण को परासरण कहते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। परासरण क्रिया कोशिका कला अथवा अन्य किसी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जल या किसी अन्य विलायक अणुओं के विसरण को परासरण कहते हैं। तो दो बात यहाँ समझें, यहाँ पे परासरण में हमेशा विलायक के अणुओं का मूवमेंट होता है, विलायक अणु या जल का मूवमेंट होता है, और दूसरी कंडीशन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। यहाँ देखिए, हम यहाँ पे भी वही होगा कि जल के अणुओं की सांद्रता जहाँ अधिक होगी वहाँ से वो कम सांद्रता की ओर मूव करेंगे। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा समझे। यहाँ देखिए, हम इसमें जल लिए हुए हैं और यहाँ पे है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब इसमें हम एक तरफ अगर चीनी डालें, चीनी डाल देंगे तो देखेंगे, अब कंपेयर करेंगे तो इधर जो होता है जल के अणुओं की सांद्रता कम है और इस तरफ जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन करने लगेंगे। यही परासरण कहलाता है। परासरण क्रिया में 3 घटनाएं संभव हो सकती हैं: अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासरण दाबी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। इसे भी हम एक प्रयोग द्वारा समझें। बच्चों, अंडा लें और अंडे को के ऊपर की जो कवच होती है उसको पहले अंडे को हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, अंडे के ऊपर का कवच हट जाएगा और अब प्लाज्मा झिल्ली और अंदर के कोशिकांग रह जाएंगे। बच्चों, आप कभी भी अंडा उबाले होंगे तो देखेंगे उसके ऊपर पतली सी झिल्ली जैसी संरचना रहती है, तो उस झिल्ली के ऊपर जो कवच है उसी को हम हटाते हैं। क्या किस में डाल के? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के। जब कवच हट जाएगा उसके बाद अब जो ये रह गया, ये बाह्य संरचना, ये प्लाज्मा झिल्ली है और इसके अंदर सारे कोशिकांग हैं। अब इसको, इस अंडे को हम अगर आसूत जल में डाल रहे हैं, शुद्ध जल में डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि अंडा फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडे के बाहर जल की सांद्रता, जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, जबकि अंडे के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता कम होती है। और हम परासरण में ही पढ़े कि अंडे का जो ये झिल्ली होगा, ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगा और जल के अणु जो बाहर अधिक है वो अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं और अंडा फूल जाता है। इसे कहते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। और दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम जो होता है एग लेंगे और एग को चीनी या नमक के सांद्र विलयन में डाल देंगे। जब चीनी या नमक के सांद्र विलयन में डालते हैं तो देखते हैं कि अंडा जो होता है वो सिकुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडे के अंदर से जल बाहर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडे के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है और बाहर का जो सांद्र विलयन है, नमक का घोल या चीनी का घोल है, इसमें जल की सांद्रता कम होती है, इसलिए जल का मूवमेंट अंदर से बाहर की ओर होने लगेगा और ये अंडा सिकुड़ जाएगा। ये विलयन अति परासरण दाबी विलयन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इस विलयन द्वारा एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से एग के अंदर से वाटर बाहर निकलने लगता है। इसी तरह अब देखें सम परासारी विलयन क्या होता है। अब अंडे को हम ऐसे विलयन में रखें, ऐसे विलयन में रखें जहां अंडे के अंदर और बाहर का विलयन दोनों की सांद्रता एक समान हो। मतलब ये जिस विलयन में रख रहे हैं उसकी सांद्रता और अंडे के अंदर जल की सांद्रता, दोनों की सांद्रता एक समान हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा
जितना जल के अणु बाहर निकलेंगे उतना ही जल के अणु अंदर जाएंगे। मतलब कि जितने कोई शुद्ध गति नहीं होगा, कोई शुद्ध गमन नहीं होगा, क्योंकि जितने अणु बाहर निकल रहे हैं एग से उतने ही अणु अंदर जा रहे हैं। इसको कहेंगे समपरासारी विलयन। अब देखते हैं कि इसका क्या उपयोग है पौधों में। बच्चों, परासरण द्वारा जल का अवशोषण होता है पौधों में। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण क्रिया द्वारा ही होता है। जब क्या होगा कि मिट्टी में जल की सांद्रता अधिक होगी और मूल रोम की कोशिकाओं में जल की सांद्रता कम होगी, तो क्या होगा कि मिट्टी से मूल रोम जल को अवशोषित कर लेते हैं। इसी तरह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का गमन कैसे होता है? एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अब क्या होगा, इस कोशिका में जल की सांद्रता अधिक है और यहाँ पे जल की सांद्रता कम है। यहाँ पे मतलब कहने का, यहाँ पे जल के अणु अधिक है, यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, इस कोशिका से इस कोशिका में जल का गमन हो जाएगा। अब क्या होगा, अगली कोशिका, इसमें जल की सांद्रता कम है, यहाँ पे जल की सांद्रता अधिक हो गई, तो यहाँ से यहाँ पे जल का गमन हो जाएगा। तो इस प्रकार एक पौधों की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का गमन होता है। साथ ही साथ बच्चों, परासरण क्रिया द्वारा कोशिकाएं स्थित बनी रहती हैं। अपनी कोशिकाओं में जल की सांद्रता मेंटेन रहती है और उनकी संरचना, उसका आकार निश्चित बना रहता है। अब आइए बच्चों देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है। बच्चों, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका, कवक और बैक्टीरिया में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज एक निर्जीव पदार्थ होता है। बच्चों, कोशिका भित्ति भी कोशिका के बाहर एक मोटे आवरण का काम करती है और ये विभिन्न कोशिकांगों को और कोशिका झिल्ली संरक्षण का कार्य करती है। बच्चों, जब परासरण द्वारा कोशिका में जल की हानि हो जाती है, परासरण द्वारा कोशिका में जल की हानि होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली समेत पूरी कोशिका संकुचित हो जाती है। लेकिन संकुचित होने पर भी कोशिका को कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि ये कोशिका भित्ति की वजह से कोशिका को कोई हानि नहीं होता है। बच्चों, परासरण द्वारा जब कोशिका से जल की हानि होती है तो प्लाज्मा झिल्ली समेत ये कोशिका सिकुड़ जाती है। इस स्थिति को कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन। पूरी कोशिका संकुचित हो जाती है, इस स्थिति को कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन। इसके विपरीत अगर परासरण क्रिया द्वारा कोशिका में जल की मात्रा अधिक हो जाए तो भी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका को कोई हानि नहीं होती है और ये कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखता है। क्या होगा कि कोशिका में जल की मात्रा अधिक हो गई तो वो कोशिका भित्ति पे दबाव डालेगा और उतना ही दबाव कोशिका भित्ति भी जो होता है कोशिका पे डालेगी, जिसकी वजह से इसके आकार को मेंटेन रखे रहता है कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होने के नाते कोशिकाएं जंतु कोशिका के कंपेयर में ज़्यादा सुरक्षित होती हैं। हम जैसे यहाँ पे देखें कि जंतु कोशिका ये है रुधिर कोशिका, यहाँ भी तीन स्थिति होगी कि जल जब कोशिका से बाहर निकल रहा है, जल जब कोशिका से बाहर निकल रहा है तो रुधिर कोशिका संकुचित हो जा रही है। देखिए यहाँ पे जल लगातार बाहर निकल रहा है, रुधिर कोशिकाएं संकुचित हो रही हैं, इसको कहेंगे हाइपरटोनिक। और अगर जो होता है ऐसी स्थिति आए कि कोशिका के अंदर जितना जल रहा है उतना ही जल कोशिका के बाहर निकल रहा है, इसको कहेंगे समपरासारी विलयन। और एक स्थिति ये होती है कि कोशिका के अंदर लगातार कोशिका के अंदर जल बढ़ता जा रहा है और चूंकि कोशिका भित्ति न होने के कारण जंतु कोशिका में ये स्थिति भी आ सकती है कि बहुत ज़्यादा जल कोशिका में आ जाने से कोशिका फट भी सकती है।
जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के कारण कोशिका सुरक्षित रहती है। इसी तरह बच्चों, जो कोशिका भित्ति होती है इसमें जगह जगह छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा भोज्य पदार्थों का आवागमन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता रहता है। तो इन छिद्रों से जीव द्रव्य तंतु एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं और इन जीव द्रव्य तंतुओं द्वारा क्या होगा, भोज्य पदार्थों का गमन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। बच्चों, ये गृह कार्य है, इसे आप कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको कोशिका का ये भाग समझ में आया होगा। धन्यवाद।